तो आज बेसिकली हमारा जो टारगेट है ना वो है मार्च 2023। और इसका वेरिएंट 2 ही होता है, पेपर 2 वेरिएंट 2। और इसका हम सेक्शन बी एंड सेक्शन सी टारगेट करने की कर रहे हैं। सही है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो याद ही होंगी कि सेक्शन बी और सी में 8-12 के सवाल आते हैं। पैटर्न में जैसे जैसे कराऊंगा कराता जाऊंगा। सेक्शन बी जो है वो अपना माइक्रो होता है। सेक्शन सी जो है वो अपना मैक्रो होता है। सेक्शन बी में भी एक सवाल करना है, सेक्शन सी में भी एक सवाल करना है। 40 मिनट इसको देने हैं, 40 मिनट इसको देने हैं। 8-12 8-12 मतलब दो 8 मार्क के सवाल, दो 12 मार्क के सवाल। सही है। सवाल की सिलेक्शन हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ 12 मार्क्स होती है। जब ज्यादा पार्ट वाला सवाल आ रहा होता है ना वो सवाल करते हैं। 8 मार्क जनरली आसानी होता है अगर देखा जाए तो। सही है। तो जनरली अगर देखा जाए तो ये पेपर की डिफिकल्टी लेवल इतनी नहीं है, और यही वजह है मैं पहले ये पेपर करा रहा हूँ। सही है। तो जितना गौर से सुनोगे, अगर कोई पॉइंट आपके दिमाग में आता है तो आप बता देना। सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूँ। सेक्शन बी का जो आपका पहला क्वेश्चन है, 8 मार्क का सवाल है। 8 मार्क का पेपर, 8 मार्क का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। 8 मार्क का जो सवाल है वो डिवाइडेड होता है 3:3:2। सही है। तो जब मैं AO1 की बात करता हूँ तो AO1 जो है वो नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग होती है। जब मैं AO2 की बात करता हूँ तो AO2 एनालिसिस है। और जब मैं AO3 की बात करता हूँ, जो कि पहले नहीं हुआ करता था 8 मार्क में, वो इवैल्यूएशन है। सही है। तो तीनों को हमें जो है वो बिल्कुल क्लियरली उसको समझाना होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन 2 है, अगर हम उसका आंसर स्टार्ट करें, फॉर्मेट बना रहा हूँ खाली। तो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन, तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फंक्शंस इन रिलेशन टू द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सही है। तो यहाँ से मुझे एक चीज तो समझ आ गई, जब वो फंक्शंस ऑफ प्राइस की बात करता है ना, तो आपको सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी उसको डिफाइन करनी चाहिए वो प्राइस मैकेनिज्म है। इट इज वेयर प्राइसेस एंड क्वांटिटी आर डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सही है। तो सबसे पहली आपकी जो यहाँ पर नॉलेज का मार्क आपको मिलेगा वो प्राइस मैकेनिज्म की डेफिनेशन पे मिलेगा। और जो दूसरा मार्क आपको नॉलेज का यहाँ पर मिलना चाहिए वो रिसोर्स एलोकेशन को डिफाइन करने पे मिलना चाहिए। सही है। जनरली हमने ये चीज सीखी थी कि जो एंड के पहले वाला पोर्शन होता है, नॉर्मली जो ये वाला पोर्शन है ना वो AO1 का होता है। पर कुछ सवालों में ये टेक्निक काम नहीं कर रही है। सही है। तो इस पर रिलाई नहीं करना कंप्लीटली, पर हाँ आपको मेजोरिटी मार्क्स जो है ना वो एंड से पहले मिल जाएंगे। सही है। अच्छा, फिर आपने जो है वो उसको AO1 में फंक्शंस भी बताने। सही है। आपको जो है वो AO1 में फंक्शंस भी बताने। तो आपने जो है वो AO1 से ही कनेक्टेड इसको रखा। और आपने जो है वो प्राइस के फंक्शंस बताना स्टार्ट कर दिए। आपके प्राइस के वैसे तो 4 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन आपका होता है रैशनिंग। दूसरा फंक्शन आपका जो होता है वो होता है सिग्नलिंग। फिर आपका एक और फंक्शन आता है जो आपका होता है ट्रांसमिशन। सॉरी। अच्छा, दूसरा फंक्शन जो आपका होता है वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस। और लास्ट फंक्शन आपका होता है इंसेंटिवाइजिंग। सही है। सही है। और इंसेंटिवाइजिंग होम इंसेंटिवाइजिंग प्रोड्यूसर। सही है। तो ये फंक्शन ऑफ प्राइसेस प्राइस मैकेनिज्म वाले टॉपिक में डिमांड एंड सप्लाई में। सही है। मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन करने की मेरे हिसाब से यहाँ जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से फंक्शन समझाने हैं, देखो सब नहीं समझाने। दो फंक्शन को ही समझाओ मेरे हिसाब से। जो है वो एक स्टूडेंट को रैशनिंग और सिग्नलिंग समझाना चाहिए। तो जब हम रैशनिंग और सिग्नलिंग की बात करते हैं तो AO2 में ना तुम इसकी थोड़ी नॉलेज स्टार्ट करो, नॉलेज खैर मतलब बताना शुरू करो कि है क्या। तो आप सबसे पहले जब उसको सिग्नलिंग बताओगे तो सिग्नलिंग में क्या क्या बताओगे। देखो, जब हम सिग्नलिंग फंक्शन की बात करते हैं ना तो आप उसको ये चीज बताओ कि प्राइस जो है ना वो एक्ट करता है एज अ सिग्नल। प्राइस एक्ट्स एज अ सिग्नल। और जब प्राइस एज अ सिग्नल एक्ट करता है तो एक एग्जाम्पल क्रिएट करो। एग्जाम्पल कैसे क्रिएट करो, आप उसको बोलो कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड के बढ़ने से उसकी मार्केट में जो है वो शॉर्टेज होती है। और जब शॉर्टेज होती है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, और प्राइस के बढ़ने से सिग्नल मिलता है। और किसको सिग्नल मिलता है? प्रोड्यूसर को। और प्रोड्यूसर को ये सिग्नल मिलता है कि यार क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, तो वो अपनी पहले के मुकाबले में प्रोडक्शन जो है वो उसकी बढ़ाएगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी, और इसके थ्रू वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर देगा इस गुड की प्रोडक्शन में जो सी गुड की डिमांड बढ़ी है।
क्लियर है ये चीज। तो रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को लगाना। तो डिमांड बढ़ी, प्राइस ने मुझे सिग्नल दिया एज अ प्रोड्यूसर कि भाई मैं जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दूं, तो मैंने रिसोर्स एलोकेशन को भी जो है वो क्या करा, बढ़ा दिया। आप इसको पेपर में ग्राफिकली भी समझा सकते हो। आप जो है वो यहाँ पर वाई एक्सिस पे सबसे पहले लिखोगे प्राइस, ब्रैकेट में तुमने लिख दिया पी, एक्स एक्सिस पे जो है वो आपने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड, ब्रैकेट में आपने लिख दिया क्यू, और ये आपका आ गया ओरिजिन। आपने जो है वो डिमांड एंड सप्लाई वाला ग्राफ बनाना है बेसिक सा। और आपने जो है ये थोड़ा एक्स एक्सिस से टच हो गया। अच्छा, आपको जो है वो यहाँ पर लिखना है सप्लाई, यहाँ पर लिखना है डिमांड, आपने निकाल दी इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सवाल में जो चीज वो समझा रहा है सिर्फ उसी की चीजें बताना। जैसे कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस की सवाल में जरूरत नहीं है, तो पॉइंट ए भी मत लिखना। आप उसको डिमांड बढ़ा के दिखाओ। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के बढ़ने से जो है वो प्राइस आपकी जो है वो बढ़ेगी ड्यू टू शॉर्टेज। पर इस ग्राफ में मैं शॉर्टेज शो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सिग्नलिंग समझानी है। तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो पहले के मुकाबले में देखो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा रहा है, सप्लाई कर्व में मूवमेंट आ रही है, और आपकी क्वांटिटी जो है वो आ जाएगी फ्रॉम क्यू टू क्यू वन, और आपका इक्विलिब्रियम चेंज होकर आ जाएगा ई वन के ऊपर। ऑब्वियसली जब आप उसको सिग्नलिंग समझा रहे होगे तो आपको साथ में ये डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना होगा। इसी तरीके से आपका फिर जो दूसरा बेसिकली जो फंक्शन होता है, आपका जो दूसरा बेसिकली जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है? दूसरा फंक्शन जो मैंने उसको समझाने का डिसाइड करा है वो रैशनिंग है। जब मैं रैशनिंग की बात करता हूं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्राइस जो है वो रैशन कर देता है स्केर्स गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है, सॉरी स्केर्स गुड्स नहीं, स्केर्स रिसोर्सेज, प्राइस जो है वो रैशन कर देता है स्केर्स रिसोर्सेज। क्योंकि अगर लेट से मैं आपको कहता हूं कि डिमांड के बढ़ने की वजह से मार्केट में एक प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो रही है, सही है। अब शॉर्टेज के बढ़ने से प्राइस तो बढ़ती है, पर प्राइस के बढ़ने से कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट से बाहर चले जाते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो मार्केट के अंदर आते हैं, और इस तरीके से जो आपकी मार्केट में शॉर्टेज होती है वो एलिमिनेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो बेसिकली जो है वो आपको रैशनिंग का जो फंक्शन है वो आपको हेल्प करता है टू रैशन स्केर्स रिसोर्सेज। इस शॉर्टेज को खत्म करने में मुझे ये हेल्प करता है। अगर आप इसको ग्राफिकली शो करते हो ना तो आपका सिनेरियो बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आप रैशनिंग को ग्राफिकली समझाते हो तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे प्राइस, फिर आप एक्स एक्सिस पे लिखोगे क्वांटिटी ट्रेडेड, फिर आपने यहाँ पर लिखा ओरिजिन, और आपने जो है वो वापस से डिमांड एंड सप्लाई वाला जो है वो ग्राफ बनाया। आपने वापस से डिमांड एंड सप्लाई वाला ग्राफ बनाया, आपने यहाँ पर लिखा सप्लाई, यहाँ पर लिखा डिमांड, ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई, फिर आपकी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। तो सुकून से सही डायग्राम बनाना, पेपर में गलती नहीं कर देना। तो ये आपका बेसिक जो है वो आ गया। क्लियर है ये चीज। फिर आपने क्या करा, आपने डिमांड को बढ़ा के दिखाया। आपने जैसी डिमांड को बढ़ा के दिखाया तो हमने रैशनिंग मैकेनिज्म में, रैशनिंग फंक्शन में शॉर्टेज को शो करना है। हमें बताना है किस तरीके से प्राइस के बढ़ने से शॉर्टेज खत्म होती है। पहले वाले डायग्राम में मैंने सिर्फ ये बताया है कि प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलता है, तो भाई वो जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस कर लेता है। पर इस डायग्राम में बताऊंगा किस तरीके से प्राइस के बढ़ने से थोड़ा कंज्यूमर बाहर जाता है, थोड़ा प्रोड्यूसर अंदर आता है, कितने प्राइस पे कितना कंज्यूमर जो है वो माल खरीदने के लिए रेडी है वो यहाँ पर ये पता चलता है। प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर कटना शुरू हो जाता है, तो कंजम्पशन का जो एक्सटेंट है ना वो मुझे रैशनिंग से पता चलती है। सही है, मतलब ये फंक्शन मुझे बताता है, हेल्प करता है कि भाई कंज्यूमर कितना जो है ना वो आपका झुकाव कर रहा है। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डिमांड को बढ़ा देता हूँ तो आपकी जो डिमांड है वो सेम प्राइस पे बढ़ी है, आपकी जो डिमांड है वो सेम प्राइस पे बढ़ी है। तो आप देखो क्लियरली जो है वो क्या हो रहा है, कंज्यूमर इज डिमांडिंग मोर एट द सेम प्राइस, और जब वो सेम प्राइस पे ज्यादा डिमांड कर रहा है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि अब मार्केट में हो गई है शॉर्टेज। और जैसे ही मार्केट में शॉर्टेज होगी तो अब पहले के मुकाबले में आपकी जो प्राइस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगी, दो लोगों का यहाँ पर जो है वो रिएक्शन आएगा, प्राइस जो है वो रैशन करेगी स्केर्स गुड्स को। तो जैसी प्राइस बढ़ेगी, कंज्यूमर क्वांटिटी डिमांड कम करेगा, प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाएगा, आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये आपकी आ गई क्वांटिटी Q1, और ये आपके पास आ गई एक नई प्राइस दैट इज प्राइस P1। इस ग्राफ में मैंने उसको शो करी है रैशनिंग, कि रैशनिंग किस तरीके से जो है, किस तरीके से प्राइस जो है वो मार्केट में शॉर्टेज को एलिमिनेट कर रहा है, और किस तरीके से प्राइस ने रैशन किया है स्केर्स गुड्स को। तो इस वाले डायग्राम में मैंने ये बताया कि सिग्नलिंग कैसे होती है, प्रोड्यूसर को कैसे पता चलता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, एक प्रोड्यूसर को कैसे पता चलता है हाउ मच टू प्रोड्यूस,
और रैशनिंग वाले ग्राफ की जब मैं बात करता हूं तो रैशनिंग वाले ग्राफ में प्रोड्यूसर को पता चलता है या हमें पता चलता है, मार्केट के थ्रू हमें पता चलता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कंजम्पशन, कि किस हद तक जो है वो कंज्यूमर जा सकता है और प्राइस बढ़ेगी तो किस तरीके से वो डिमांड कम करेगा। सही है, क्लियर है ये चीज? नहीं बेटे, यही मार्केट वाला ग्राफ बनेगा, मार्केट की बात हो रही है भाई। अब यहाँ पर वापस सवाल पढ़ो। Explain the functions of price in resource allocation and consider the importance of these functions in relation to the potential effectiveness of market economy. मैंने functions की importance तो बता दी, अगर ये functions नहीं होंगे तो market work नहीं कर सकती, सीधी साफ बात है। इसकी potential effectiveness की importance क्या है? अब क्या price mechanism एक market economy के लिए important है या नहीं है? क्या प्राइस मैकेनिज्म एक मार्केट इकोनॉमी जहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है और गवर्नमेंट नहीं होती, क्या वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं है? तो यस नो वाला सिनेरियो करना है, वैल्यूएशन देनी है। तो आप उसको बोलोगे कि हाँ भाई प्राइस मैकेनिज्म के बगैर तो मार्केट इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। तो आप उसको ये चीज बोलोगे कि यार इन ऑर्डर टू कंक्लूड yes it is important in allocating resources effectively, but it depends on the market knowledge. If there is imperfection, then price may not truly reflect the value of goods, leading to inefficiencies in resource allocation. ये मेरिट डीमेरिट की बात कर रहा है, ये मेरिट डीमेरिट की बात कर रहा है। ऑल्दो प्राइस मैकेनिज्म रिसोर्स एलोकेशन के लिए जरूरी है, पर अक्सर दिस लीड्स टू ओवर और अंडर एलोकेशन। ओवर एलोकेशन डीमेरिट में होती है, अंडर एलोकेशन मेरिट में होती है। मार्केट का मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर आपका खराब हो जाता है। वही बात है, टाइप ऑफ गुड पे डिपेंड करता है मेरिट है या डीमेरिट। फिर तो एक 8 मार्क का बड़ा अच्छा आंसर आप कंस्ट्रक्ट यहाँ पर कर सकते हो। जब तक आप कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, जब तक मेरा आंसर नहीं मिलेगा, तो इसका आपको आंसर कल की क्लास में मिलेगा और कल के दिन आप ये कंस्ट्रक्ट कर रहे होगे क्वेश्चन। क्लियर है चीज? मसला। हाँ ये अच्छा पॉइंट है हसन। 8 मार्क का 2 ए क्लियर है। और भी अदर आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है ये, आपके ऊपर है ये। क्लियर है ये चीज? भाई तुम ज्यादा टारगेट कर रहे हैं तो फिर मैं, देखो रैशनिंग का सिंपल बस ये मतलब आप कर लो कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर को और एक कंज्यूमर को रिएक्ट करना होता है बाय राइज इन प्राइस, और वो दोनों मिलके शॉर्टेज को एलिमिनेट करते हैं। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज होना जरूरी है फॉर रैशनिंग टू वर्क, क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज होना जरूरी है फॉर रैशनिंग टू वर्क। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प कर रहा है रैशनिंग, वरना शॉर्टेज एलिमिनेट नहीं होगी। प्राइस रैशन स्केर्स गुड्स का मतलब यही है कि प्राइस के बढ़ने से मार्केट में शॉर्टेज खत्म होगी। सही है, नोट्स इसके रीड करना लाजमी तौर पे ताकि ये चीज क्लियर हो। अब आपका पार्ट बी देखो। सही है, बिल्कुल डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करनी हो। सही है, देखो मैं अगेन बता रहा हूँ, सिग्नलिंग एंड रैशनिंग का फर्क सिर्फ इतना है कि सिग्नलिंग हमें ये बताता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, एक प्रोड्यूसर को बताता है कि यार डिमांड बढ़ रही है तो ये बना दो, पैसा कमा लो। पर रैशनिंग हमें ये बताता है कि किस तरीके से जो है वो शॉर्टेज एलिमिनेट होती है बाय राइज इन प्राइस। ये मुझे ये नहीं बता रहा कि शॉर्टेज खत्म कैसे होती है, ये मुझे बता रहा है कि शॉर्टेज खत्म कैसे होती है। फिर ये चीज, तो अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जब मैं पार्ट बी की बात करता हूं तो पार्ट बी जो है ऑल्दो हमने करा हुआ है अपनी क्लासेस में, पर हमारा टारगेट यहाँ पर रिवीजन ही है, तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं। असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने आंसर को स्टार्ट करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी। फॉर्मेट में इसको 1 मिनट में बता रहा हूँ, पहले नॉलेज के मार्क्स यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लें। मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन करना होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है वो डिफाइन करना होगा, इन दोनों इकोनॉमीज को डिफाइन करना है। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइवेट सेक्टर मिलता है। पर मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर प्राइवेट सेक्टर तो होता ही है, पर साथ में यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी जो है वो आ जाता है। जब हम 12 मार्क के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब हम 12 मार्क के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो 12 मार्क के क्वेश्चन में AO1, AO2 एंड AO3, AO1 और AO2 के मिला के जो है वो 8 मार्क्स दे रहा होता है, जिसमें नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस आ जाती है। और AO3 जो है वो आपके अलग से 4 मार्क होते हैं जिसमें इवेल्युएशन होती है। क्लियर है ये चीज? और नॉर्मली अगर मैं आपको इसको और ब्रेक करके दिखाऊं ना, तो AO1 और AO2 जो होता है ये होता है ये, AO1 और AO2 नॉर्मली 2:6 में डिवाइडेड होता है। 2 मार्क नॉलेज के, 6 मार्क एनालिसिस के। और नॉर्मली अगर इसको हम डिवाइड करते हैं ना, इस इन मार्क्स को नॉर्मली जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये 4:4 हो रहा होता है।
1 मार्क नॉलेज, 3 मार्क एनालिसिस, 1 मार्क नॉलेज, 3 मार्क एनालिसिस, क्योंकि 2 साइडेड आंसर होता है एनालिसिस में, और फिर तुम AO3 में आते हो इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसको बताना है कि क्या हर मार्केट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए, पहले मैं अग्री करूंगा यस, कि हर मार्केट इकोनॉमी को जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो बनना चाहिए। फिर तुम डिसएग्री करोगे नहीं यार मार्केट इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी नहीं बनना चाहिए, तो पहले एक काम करते हैं, डिसएग्री करते हैं। अगर आप डिसएग्री कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप बेसिकली एडवांटेजेस बताओगे। अगर आप उसको डिसएग्री कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एडवांटेजेस बताने ऑफ मार्केट इकोनॉमी। सही है। मतलब बेसिकली आप क्या कहना चाह रहे हो, आप उसको कहना ये चाह रहे हो कि मार्केट इकोनॉमी शुड रिमेन एज दे आर, मार्केट इकोनॉमी शुड रिमेन एज दे आर। सही है। अब कैसे, क्या फायदे बताओगे? देखो सबसे पहले बेसिक फायदे बता रहा हूँ। सबसे पहला फायदा जो यहाँ पर होता है ना, देयर इज मिनिमम टू नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब ये क्यों एक फायदा है, ये फायदा क्यों है? ये फायदा इसलिए क्योंकि जब गवर्नमेंट बीच में टांग नहीं लड़ा रही होती, तो हर बंदा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है। हर, जैसे अगर एक प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। अगर मैं एक प्रोड्यूसर की बात करता हूं तो प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। और अगर मैं सेल्फ इंटरेस्ट में कंज्यूमर की बात करता हूं तो कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चीजें खरीद रहा है। तो दोनों जो है वो अपने हिसाब से काम करेंगे। और जब दोनों अपने हिसाब से काम करेंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती, तो एक चीज यहाँ पर आपको हमेशा याद रखनी है कि दोनों के जो है ना वो बेनिफिट मैक्सिमाइज्ड होते हैं। दोनों के बेनिफिट मैक्सिमाइज होने का मतलब है कि आपका कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम होता है। यहाँ पर आप एक एक्सपेन वाला डायग्राम भी बना के दोनों ट्राइंगल दिखा सकते हो और उसको बोल सकते हो कि देखो भाई किस तरीके से जो है वो दोनों का कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है। सही है। मतलब अगर एक स्टूडेंट चाहे तो वो वाला एक्सपेन वाला ग्राफ बना सकता है। क्लियर है ये चीज। फिर आप उसके अलावा ये बता सकते हो कि जो कि मुझे पॉइंट्स भी यहाँ पर मेजोरिटी मिल गए आप लोगों से ही, क्या आप लोग उसका दूसरा पॉइंट ये दे सकते हो कि यार ये जो है ना मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन ज्यादा होता है। जब मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन ज्यादा होता है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा एनकरेज होता है, जिसकी वजह से जो है वो कंज्यूमर को चॉइसेस ज्यादा मिलती हैं। और जब कंज्यूमर को चॉइसेस ज्यादा मिलती हैं और इतना कंपटीशन होता है तो प्राइसेस कम हो जाती हैं, और प्राइसेस के कम होने से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट में जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इट एनकरेजेस इनोवेशन। हर प्राइवेट प्रोड्यूसर जो है वो इनोवेशन पे काम करेगा, क्योंकि सबको अपने प्रॉफिट बढ़ाने हैं। एक तो ये कंज्यूमर को चॉइसेस भी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, दूसरी ये क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड करेंगे। फिर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, जिससे कंज्यूमर का बेनिफिट है। तो कंज्यूमर सॉवरेन होता है, बिल्कुल कंज्यूमर सॉवरेन होता है। कंज्यूमर क्या होता है? सॉवरेन होता है। ले रहे चीज, कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है यहाँ पे। सॉवरेन का मतलब होता है पावर। क्लियर। तो ये आपके कुछ बेनिफिट है जो आप उसको मार्केट इकोनॉमी के बता सकते हो। फिर आप उसको बोलोगे ऑन दी अदर हैंड। सही है। आप उसको बोलोगे ऑन दी अदर हैंड, आप उसको बताओगे डिसएडवांटेजेस। अब जब मैं डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं तो मैं बेसिकली इसको ये कहना चाह रहा हूं कि मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मैंने आपको ना इसका एक बहुत आसान तरीका बता दिया था कि बेसिकली मार्केट इकोनॉमी के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं ना वो कॉज ऑफ मार्केट फेलियर है। इसको ऐसा याद कर लो, मार्केट इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस ही कॉज ऑफ मार्केट फेलियर है। तो सारे कॉज ऑफ मार्केट फेलियर बता दो उसको। आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उसको बोल सकते हो एक मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं होगी। जिधर गवर्नमेंट नहीं है देयर विल बी नॉन प्रोविजन ऑफ प्योर पब्लिक गुड्स। नॉन प्रोविजन ऑफ प्योर, या जनरली बस पब्लिक लिखो, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो। आप बोलो नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। क्यों पब्लिक गुड्स नहीं होंगे? समझाओ पूरा। बताओ कि यार पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमारे टैक्स रेवेन्यू से हमें प्रोवाइड करती है। मार्केट इकोनॉमी में तो पहली बार टैक्स वगैरह का कोई सीन ही नहीं होता, अगर आप बिल्कुल प्योर मार्केट इकोनॉमी में जाओ, 100% प्राइवेट सेक्टर। दूसरा, पब्लिक गुड्स जो हैं वो बेसिकली नॉन राइवल होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। एक ही कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम नहीं करता। कोई मैकेनिज्म टू चार्ज प्राइस नहीं है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। एक की कंजम्पशन, एक की पेमेंट दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर सकती। इफ सप्लाइड फॉर वन इट इज सप्लाइड फॉर एवरीवन। अगर एक प्राइवेट प्रोड्यूसर ये प्रोवाइड कर भी देता है तो उसको मोस्ट लाइकली लॉस ही होगा, उसको प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता। फिर दूसरा तुम यहाँ पर उसको पॉइंट बता सकते हो कि जो दूसरा मसला यहाँ पर आएगा वो ये आएगा कि अंडर कंजम्पशन होगी, अंडर प्रोडक्शन होगा, अंडर कंजम्पशन विच लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन।
विच लीड्स टू अंडर एलोकेशन, जरूरत से कम रिसोर्सेज जो है वो एक जगह पे लग रहे होंगे, और वो कौन सा गुड होगा? ऑफ मेरिट गुड्स। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी चीजें कम होंगी ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये पूरा आप समझाओगे उसको कि भाई किस तरीके से मार्केट फेल हो रही है ड्यू टू मेरिट गुड्स। फिर आप उसको बता सकते हो कि भाई ओवर कंजम्पशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से लोग हार्मफुल गुड्स ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोड्यूसर जो है वो उसको बहुत ज्यादा बनाता है, उसको तो प्रॉफिट कमाना है, तो जिसकी वजह से ओवर एलोकेशन हो जाती है ऑफ डी मेरिट वर्ड्स। तो ये भी पूरा मार्केट फेलियर समझा सकते हो, क्योंकि जिधर एलोकेशन खराब हुई वहां पर मार्केट फेल करती है। फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि भाई मोनोपली पावर, अब्यूज ऑफ मोनोपली पावर, अब्यूज ऑफ मोनोपली पावर मेकिंग एब नॉर्मल प्रॉफिट्स, जान पूछकर सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना और प्राइजेस बढ़ाना और एब नॉर्मल प्रॉफिट कमाना, जान पूछकर अंडर एलोकेशन करना, ये भी मार्केट फेलियर है, ये भी मार्केट फेलियर है। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर और कुछ मुझे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं कि भाई एक मार्केट इकोनॉमी में गरीब बंदा हमेशा जो है वो सफर करेगा, जिसकी वजह से एक मार्केट इकोनॉमी में इन इक्वालिटी ऑफ इनकम जो है वो हमेशा ज्यादा होगी। फिर एक और पॉइंट मुझे यहाँ पर ये आया कि एक मार्केट इकोनॉमी में जो है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक मार्केट इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, क्लियर है ये चीज, जिसकी वजह से जो है वो पॉवर्टी और इनकम्स कम हो सकती है। अब यहाँ पर जो बच्चे मुझे ये कह रहे हैं ना कि सर आपने एक तरफ मार्केट इकोनॉमी के एडवांटेजेस बताए, तो आप दूसरी तरफ मिक्स्ड इकोनॉमी के एडवांटेजेस बताओ। मिक्स्ड इकोनॉमी के एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं है। आप उसको पहले बोलोगे मार्केट इकोनॉमी नहीं बनना चाहिए, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं बनना चाहिए, तो मार्केट इकोनॉमी के फायदे। फिर आप उसको बोलो मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमी, व्हाई? बिकॉज मार्केट इकोनॉमीज में बहुत डिसएडवांटेज होते हैं। सही है। कितने कितने पॉइंट्स बताने चाहिए? 2 वर्सेस 2 इनफ है। 2 वर्सेस 2 या 3 वर्सेस 2, सही है। एडवांटेजेस के 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, डिसएडवांटेज के 2 या 3 पॉइंट। सबसे मोस्ट फेवरेबल जो है वो बेसिकली मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 2 वर्सेस 2 करो तो बेहतर है, टाइम बचाना होता है, 25 मिनट में 12 मार्क का सवाल करना मजाक नहीं है, ये तो 2 वर्सेस 2 इनफ है। अब आपको इवेल्युएशन में उसको ये चीज बतानी है कि क्या ओवरऑल एक मार्केट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए, तो आपकी इवेल्युएशन ही जो है ना वो यस से स्टार्ट होगी। आप उसको बोलो कि हाँ मार्केट इकोनॉमी को एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? यस, मार्केट इकोनॉमी शुड बी अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सही है। मार्केट इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए, क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए? जो मसले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट इकोनॉमी में नहीं होती ना, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर होगा, वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होगी। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट है, वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी, जो भी मसले करेगा मार्केट, गवर्नमेंट उसको हल कर देगा। कैसे? भाई अगर एक मार्केट इकोनॉमी पब्लिक गुड प्रोवाइड नहीं कर रही, तो भाई गवर्नमेंट पब्लिक गुड प्रोवाइड कर देगी। अगर एक मार्केट इकोनॉमी जो है वो मेरिट गुड की अंडर एलोकेशन कर रहा है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लगाएगी, या तो खुद प्रोवाइड कर देगी या तो सब्सिडी एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे काम करेगी। अगर मार्केट इकोनॉमी जो है वो डी मेरिट गुड्स बहुत ज्यादा बना रहा है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लगा के इसकी एलोकेशन कंट्रोल करेगी। दूसरा, अगर प्राइस मैकेनिज्म अपना काम सही से नहीं कर रहा, मार्केट में प्राइस टू हाई है या टू लो है, वी कैन फिक्स दिस थ्रू प्राइस कंट्रोल। अगर एक मोनोपोली कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो मैं रेगुलेट कर सकता हूँ एक मोनोपोली को। इसका मतलब मैं हर चीज यहां पर कर सकता हूँ जो मार्केट खराब कर रही है, क्लियर है। हाँ आप ये उसको बोल सकते हो कि हाँ मार्केट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मार्केट विल डिस्टॉर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन मार्केट की वर्किंग्स को डिस्टॉर्ट करती है। बट आप उसको ये चीज जरूर बताना कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी, डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक डिस्टॉर्शन ऑफ मार्केट की वजह से आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी के नुकसान इतने हैं कि गवर्नमेंट को बीच में घुसना जरूरी है। क्या इवैल्यूएशन में ये सारे पॉइंट्स बताने हैं? नहीं, आप कोई 2 पॉइंट्स बताओगे इनमें से, मतलब इनमें से कोई 2 पॉइंट्स बताओगे, बाकी तो आपको जनरलाइज अपना एक इवैल्यूएशन देना ही है। पर ये जो इतने सारे मैंने सोल्यूशंस बताए, इनमें से कोई दो, तो 2 वर्सेस 2 आपकी जो डिस्कशन है, और 2 पॉइंट्स आपके इवैल्यूएशन में आएंगे। इवैल्यूएशन के पॉइंट्स इतने ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं होंगे कि आपने एक पेज की पूरी इवैल्यूएशन लिख दी, सही है।
पर जो आपकी कंटेंट होगा, जो 2 वर्सेस 2 है, देखो आप इस चीज को समझो कि एवेल्युएशन में मैं 4 मार्क के लिए 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, इतनी लंबी नहीं करना, पर एनालिसिस में लंबी करना। सही है। पैराग्राफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट अलग पैराग्राफ में होगा। जब साइड चेंज कर रहे हो तो ऑन दी अदर हैंड रेपिटेशन नहीं होगी बेटे, कुछ भी क्या रेपिटेशन होगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको वो स्मार्टली अपने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। अगर आप पब्लिक गुड को सॉल्व कर रहे हो या मेरिट गुड को सॉल्व कर रहे हो, तो फिर ऊपर आप डिसएडवांटेज में मेरिट और पब्लिक गुड लिखोगे। आप पॉइंट रिपीट थोड़ी कर रहे हो। आपने पहले मेरिट गुड का मसला बताया, आपने पब्लिक गुड का मसला बताया, फिर इवैल्यूएशन में आपने बोला कि हाँ यार अगर गवर्नमेंट होती तो ये मसले नहीं होते। तो पॉइंट जो सेलेक्ट कर रहे हो ऊपर उन्हीं को इवैल्यूएट करना है बेटा, वरना डिसबैलेंस हो जाएगा आंसर। वो बोलेगा ऊपर तुमने कहीं बात ही नहीं करी। ये सवाल ऐसा है, देखो सवाल के अकॉर्डिंगली होता है ये। जिस चीज के ऊपर कर रहे हो तो उसी को इवैल्यूएट करोगे ना। अगर एक अलग से पॉइंट लेके आ जाओगे, फायदा क्या। तो केयरफुली पॉइंट सेलेक्ट करना। अगर पब्लिक गुड मेरिट गुड ऊपर बताया है तो फिर इवैल्यूएट इन दोनों को करना, रैंडम पॉइंट शुरू नहीं कर देना उस पर। फिर आपका आता है क्वेश्चन 3 का पार्ट है। अब क्वेश्चन 3 का अगर आप पार्ट ए देखो तो क्वेश्चन 3 के पार्ट ए में जो है ना, ये भी माइक्रो है। सही है, ये भी माइक्रो है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक नया ऐड हुआ था, और ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है। ये मैं कहता हूँ ये एक टॉपिक कॉमन सेंस है। सही है, ये आप बातें हमें ऑलरेडी पता है। एक्सप्लेन द पॉसिबल इकोनॉमिक रीजंस फॉर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब क्या है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब होता है अमीर और गरीब का फर्क। एंड कंसिडर वेदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी। क्या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बेनिफिट कर सकती है, तो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। रीजन उसको बताऊंगा, AO1 का पार्ट होगा। रीजन उसको बताऊंगा, AO1 का पार्ट होगा। डिस्कशन करूंगा कि हो सकती है नहीं हो सकती, AO2 का पार्ट होगा। इवेल्युएट करूंगा ओवरऑल बेनिफिशियल है या नहीं, तो ये AO3 का पार्ट होगा। तो जब आप अपने आंसर को यहाँ पर स्टार्ट करोगे, तो आंसर स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपका जो स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको नोट्स से एक परफेक्ट डेफिनेशन लिखनी है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की, कि भाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब होता है जब अमीर और गरीब का गैप जो है ना वो ज्यादा होता है। सही है। और फिर आप उसको इकोनॉमिक रीजंस बताना शुरू करोगे। ये AO1 का ही पार्ट है ना बेटा। इकोनॉमिक रीजंस बताना शुरू करोगे कि भाई क्यों इनकम इनइक्वालिटी होती है। सबसे पहली इकोनॉमिक रीजन, अ पर्सन वेदर अ पर्सन इज इन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बंदे की नौकरी है तो वो पैसे कमाएगा, जिसकी नौकरी नहीं है वो पैसे नहीं कमाएगा। क्योंकि कुछ लोग एम्प्लॉयड हैं, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनमें गैप आ गया, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस। भाई कुछ लोगों की स्किल ज्यादा होती हैं, कुछ लोगों का क्वालिफिकेशन ज्यादा होता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। व्हाई डू पीपल इन डिफरेंट अमाउंट्स। भाई अगर ये चीजें ज्यादा होंगी तो तुम ज्यादा कमाओगे, ये चीजें तुम्हारे पास कम होगी तो तुम कम कमाओगे, तो गैप आ गया ना। हर बंदे के पास तो इक्वल नॉलेज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं होता। हर बंदा पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में तो काम नहीं कर रहा होता। तो भाई अक्सर प्राइवेट सेक्टर में लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर, पर पब्लिक सेक्टर में बेनिफिट ज्यादा होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होते। वही बात है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम आ गई। फिर आप कह सकते हो कि यार अगर एक बंदा फुल टाइम काम कर रहा है तो वो ज्यादा पैसे कमाएगा, और एक बंदा जो पार्ट टाइम काम कर रहा है वो कम कैसे कमाएगा। तो फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयड, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। सही है। तो देखो जनरलाइज रीजन बता रहा हूँ कि एक बंदा क्यों ज्यादा पैसे कमाता है, दूसरा बंदा क्यों पैसे कम कमाता है। सही है। यासिन बेटा बिल्कुल आएगा, बता रहा हूँ। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इकोनॉमी में प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट कितना है। ट्रांसफर पेमेंट याद है, ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जिसके रिटर्न में कोई सर्विस नहीं दी जाती। सबसे बड़ी मिसाल क्या है इसकी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी ज्यादा होगी। अगर एक कंट्री में पेंशन ना हो, तो इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जिस बंदे के पास नौकरी नहीं होगी वो तो कुछ भी नहीं कमा रहा होगा, जो बंदा रिटायर्ड होगा वो तो कुछ भी नहीं कमा रहा होगा। तो फिर ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी आ जाएगी। एक पॉइंट जो कि सब कह रहे हैं, लेवल एंड टाइप ऑफ टैक्सेशन, ये भी मैटर करता है। अगर मैं कहता हूं कि मेरी इकोनॉमी में रिग्रेसिव टैक्सेशन है, तो रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्स होता है। रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब कि गरीब पे बर्डन ज्यादा, अमीर पे बर्डन कम, क्योंकि दोनों इक्वल दे रहे हैं। तो पुअर को हिट करता है, जब पुअर को हिट करेगा तो गरीब और गरीब होता जाएगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा और अमीर और गरीब का गैप बढ़ेगा। और अगर प्रोग्रेसिव
टैक्सेशन हुई तो ये अच्छी बात है, तो रिग्रेसिव की बात करेंगे खाली यहाँ। क्लियर है ये चीज? ये तो सारे पॉइंट्स अब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको AO2 की तरफ आना है। AO2 आपकी एनालिसिस है कि क्या ये इनइक्वालिटी फायदेमंद है या नहीं। आप उसको अब बताओगे कि यार इनइक्वालिटी फायदेमंद है, क्योंकि जब एक बंदा गरीब होगा और दूसरा बंदा अमीर होगा तो गरीब जो है वो अमीर को देख के बोलेगा कि यार मुझे भी पैसे कमाने। तो इट एनकरेजेस एंटरप्राइज। जब आप बड़े बिजनेसेस देखते हो, जब आप बड़े बिजनेसेस देखते हो और आपका बिजनेस छोटा होता है तो फिर आप और मेहनत करते हो। सही है। तो अमीर एक इकोनॉमी में जब अमीर लोग नहीं होंगे ना, वो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। देखो ये रिच रिच को रिच क्यों कहते हैं? क्योंकि वही रिच बंदा जो है वो इकोनॉमी को ग्रो करवा रहा होता है, और उन्हीं रिच लोगों को देख के पुअर बंदा जो है वो मोटिवेट होता है, और उस मोटिवेशन के थ्रू जो है वो मेहनत कर रहा होता है। क्लियर है ये चीज? तो बेसिकली जो है इन इक्वालिटी इंसेंटिव देती है वर्कर्स को। इनइक्वालिटी जो है वो इन वर्कर्स को इंसेंटिव देती है। आप जब तक अपने ऊपर वाले बंदे को नहीं देखोगे कि यार ये किस पोजीशन पे ये क्या पैसे कमा रहा है, आपको जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम वर्कर्स को इंसेंटिव देता है, वर्कर्स को मोटिवेट करता है, और उस मोटिवेशन की वजह से इकोनॉमी में जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है। क्लियर है ये चीज? आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो वर्कर्स को एनकरेज करता है टू रीट्रेन देमसेल्व्स। वो वर्कर्स को एनकरेज करता है अपनी स्किल्स बढ़ाने में, वर्कर्स को रीट्रेन करने में हेल्प करता है, वर्कर्स की स्किल्स बढ़ाने में। क्योंकि अगर आपके पास मोटिवेशन होगी तो उस मोटिवेशन की वजह से आप अपने आप को रीट्रेन करोगे, उस मोटिवेशन की वजह से आप अपनी स्किल बढ़ाओगे ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आप आगे बढ़ सको। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? अच्छा, नुकसान कोई है? कोई नुकसान है इनइक्वालिटी का? नहीं नहीं क्वेश्चन बेटा वो नहीं हो तो बेहतर है। नुकसान क्या है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का? डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन किसको होगी? डीमोटिवेशन उसको होगी जो लोवेस्ट इनकम पे। डीमोटिवेशन किसको होगी? जो लोवेस्ट इनकम पे। क्योंकि इससे फिर इकोनॉमी में हो सकता है क्राइम रेट बढ़ जाए। सही है। और क्या मसला हो सकता है? गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। गवर्नमेंट को जो है वो यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। किस चीज पे स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी? गवर्नमेंट को इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए जो है वो ट्रांसफर पेमेंट्स जो हैं वो देने पड़ेंगे, ताकि अमीर और गरीब का गैप कम हो। गवर्नमेंट को पॉलिसीज ज्यादा लगानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जिसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, क्योंकि यही पैसा आप एजुकेशन और हेल्थ केयर पे लगा सकते थे। तभी कहते हैं कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसको आगे बढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉपुलेशन के ही पीछे पड़ी हुई होती है और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे सकती। सही है। एक एज एन इंडिविजुअल आपको जो है वो मेंटल स्ट्रेस होगा, आप डिप्रेस हो जाओगे, सोशल इश्यूज बढ़ जाएंगे, बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर है? तो आपने उसको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। कितने कितने पॉइंट लिखोगे? अगेन एक बड़ा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। पॉइंट्स तो बहुत आते हैं, यहाँ से कोई दो पॉइंट्स उठाओगे, और यहाँ से कोई दो पॉइंट उठाओगे। एक फायदा एक नुकसान। दो AO1 में लिखे, दो AO2 में लिखे। अब इवेल्युएशन करोगे कि क्या इनइक्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो आप उसको बोलो कि देखो क्या लिखा हुआ है, क्या इनइक्वालिटी फायदा देती है? तो आप बोलो यस इनइक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू द लोअर इनकम ग्रुप टू पुट मोर एफर्ट। इसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, वरना नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी खड़े हो रहे हैं। तो एंड में आप इवेल्युएट क्या करोगे? आप ये इवेल्युएट करोगे कि इन इक्वालिटी शुड एग्जिस्ट बट नॉट टू मच। इतनी हो कि इंसेंटिव क्रिएट करे, अनरियलिस्टिक ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी इकोनॉमी में बिलीनियर्स हैं और फिर आपकी इकोनॉमी में बिल्कुल लो इनकम लोग हैं जो पॉवर्टी के करीब हैं। फिर ऐसी इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं है। फेयर है ये चीज। और हमेशा याद रखना इनइक्वालिटी शुड नॉट बी अनफेयर, थोड़ी फेयर होनी चाहिए। और एंड में आप ये बोलो कि डिपेंड करता है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कितनी है। सही है। एक ये भी कह सकते, और एंड में अगर आप बिल्कुल उसको सही से कंक्लूड करो ना, तो सबसे बेस्ट पॉइंट आपका क्या होगा कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, इट कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट। ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो आप छोड़ ही दोगे, ये बेनिफिट देगी या नहीं देगी, ये होगी तो हमेशा। तो अगर आप इसकी इवैल्यूएशन देखो तो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसको रीड कर लो जरा एक बार। रिच पीपल हेल्प इन मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी टू सम एक्सटेंट, ना कह सकते हो, पर अगेन
सही है। फिर आपका आता है क्वेश्चन पार्ट बी, और पार्ट बी में ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस वेदर द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम प्राइस इन अ मार्केट कैन बी जस्टिफाइड। तो इस सवाल को थोड़ा मैं तेज लेके चलूंगा, ये बहुत आसान सवाल है। आप उसको पहले बोलोगे हाँ मिनिमम प्राइस जो है वो जस्टिफाइड है, फिर आप बोलोगे नहीं है, फिर आप उसकी अफेक्टिवनेस पे बात करोगे और अपने आंसर को इवेल्युएट कर दोगे। तो ये आपकी एक सिंपल मार्किंग स्कीम यहाँ पर मैंने अभी से बता दी है। सही है। तो सबसे पहले आपका जो आंसर स्टार्ट होगा ना, 12 मार्क का सवाल है, वही बात है, टू साइडेड आंसर है। तो सबसे पहले तो मेन वर्ड्स आइडेंटिफाई करके ना उसको सारी नॉलेज के मार्क उठा लो। आप मिनिमम प्राइस को डिफाइन करो। आप बताओ कि मिनिमम प्राइस इज अ प्राइस कंट्रोल, ये एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन का टूल है। सही है। फिर आप बताओ गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों करती है ये वाली, भाई ये इसलिए करी जाती है क्योंकि मिनिमम प्राइस का मकसद क्या होता है, मिनिमम प्राइस का मतलब मकसद होता है कि प्राइस को बढ़ाना और इसको एक अबव द इक्विलिब्रियम लगाना। क्योंकि हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है वो अबव द इक्विलिब्रियम लगाया है, अफेक्टिव मिनिमम प्राइस लगाया है, क्योंकि अफेक्टिव लगाएगी तभी वो फायदा पहुंचाएगी। क्लियर है। तो अगर मैं जनरली उसके जो है वो एडवांटेजेस स्टार्ट करूं कि भाई तुम उसको पहले बताओ कि यस द मिनिमम प्राइस इज जस्टिफाइड, तो पहले तो तुम उसको बताओ कि भाई लग किस पे रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल जो है वो मिनिमम प्राइस लग रहा है डी मैरिड गुड्स के ऊपर, अब अगर वो डीमेरिट गुड्स के ऊपर लग रहा है तो डीमेरिट गुड्स पे लगने से क्या फायदा होगा। डीमेरिट गुड्स पे जब ये लगेगा तो इससे फायदा ये होगा कि डीमेरिट गुड्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, और जब वो महंगे हो जाएंगे तो उनकी कंजम्पशन कम होगी। जब उनकी कंजम्पशन कम होगी तो जाहिर सी बात है डिस्करेज हो रही है कंजम्पशन, इस कंजम्पशन के कम होने से एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जिन गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ वो हार्मफुल फॉर द इंडिविजुअल एंड हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। सही है। आप चॉकलेट्स की कंजम्पशन, स्वीट्स की कंजम्पशन, सिगरेट्स की कंजम्पशन जब कम करोगे ना तो एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगा। इकोनॉमी में जो है वो पहले के मुकाबले में पोल्यूशन कम होगा। इकोनॉमी में जो है वो पहले के मुकाबले में जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। आप ये भी कह सकते हो कि पहले के मुकाबले में इन गुड्स में जो है वो प्रोडक्शन कम होगी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है कि टू सम एक्सटेंट आपकी इम्प्रूव हो जाए, और आपका मार्केट फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट फेलियर आता ही इसलिए क्योंकि एलोकेशन सही नहीं होती। फिर आप उसको ये भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट सिर्फ डीमेरिट गुड्स के केस में नहीं लगाती, मिनिमम प्राइस लगाने की एक और वजह होती है विच इज टू प्रोटेक्टिंग द इनकम ऑफ प्रोड्यूसर्स। अच्छा, किन प्रोड्यूसर्स की इनकम प्रोटेक्ट की जा रही है, यहाँ पर आप एग्जांपल यूज कर सकते हो फार्मर्स की। जब मैं फार्मर्स की बात करता हूं तो फार्मर्स बेचारों के साथ मसला ये होता है कि उन बेचारों की जो इनकम होती है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन होती है, क्योंकि इनकम बहुत चीजों पर डिपेंडेंट है। उनकी इनकम जो है वो वेदर पे डिपेंडेंट है, उनकी इनकम जो है वो पेस्ट अटैक पे डिपेंडेंट है, उनकी इनकम, उनकी हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है उस पर डिपेंडेंट है। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है इनके लिए। तो गवर्नमेंट जब ये मिनिमम प्राइस लगाती है तो इससे जो है वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स मोटिवेट होते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और पॉसिबली उनका जो टोटल रेवेन्यू विच इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी वो बढ़ जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये रेवेन्यू कॉस्ट को एक्सीड कर जाता है, और जब ये रेवेन्यू कॉस्ट को एक्सीड कर जाता है तो पहले के मुकाबले में फार्मर्स का जो है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप इस चीज को ग्राफिकली भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आप जो है वो सबसे पहले एक एक्समेन बनाओ। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आप लिखो प्राइस, फिर यहाँ पर आपने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड, क्योंकि मार्केट का ग्राफ है तो लेबलिंग का खास ध्यान रखना है इतने एएस स्टूडेंट। फिर आपने जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। सही है। प्राइस इनिशियली ये चल रही थी, पर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू लो। गवर्नमेंट को लग रहा था दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू लो, प्राइस मैकेनिज्म अपना काम सही से नहीं कर रहा, इस प्राइस को बढ़ाना है। जब इस प्राइस को बढ़ाएंगे तो पहले के मुकाबले में जो है वो मिनिमम प्राइस बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाएगी, और मिनिमम प्राइस जब लगेगा तो आपका प्राइस बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। पर जब प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, और वो इशू ये क्रिएट हो जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड तो कम हो जाएगी। आप जब डीमेरिट गुड वाला पॉइंट समझा रहे होगे तो आप उसको ग्राफिकली इस चीज को लिंक करोगे कि यार जब मिनिमम प्राइस लगती है तो क्वांटिटी कम होती है, तो इससे जो है वो हो सकता है कि मार्केट फेलियर टू सम एक्सटेंट कम हो जाए, और यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि पहले मेरा कंज्यूमर सरप्लस ये था, अब मेरा कंज्यूमर सरप्लस ये छोटा सा ट्राइंगल है, और ये कंज्यूमर सरप्लस का कम होना यहाँ पर फायदा है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इन चीजों पर फिर पैसा खर्च नहीं करेगा। और अगर आप इसी डायग्राम को लिंक करो विद द फार्मर,
तो कंज्यूमर सरप्लस का कम होना फार्मर के लिए भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि यही कंज्यूमर सरप्लस कन्वर्ट होता है उसके टोटल रेवेन्यू में। क्लियर है ये चीज? पर जब आप डिसएडवांटेजेस पे आओगे तो आप उसको ये भी बताओगे कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, और फिर यहाँ पर एक इम्बैलेंस आ जाता है कि क्यूएस इज ग्रेटर देन क्यूडी विच लीड्स टू सरप्लस। तो कहीं ना कहीं जिधर फायदा है वहां पर नुकसान भी है, जिसकी वजह से आप आपका डिसएडवांटेज वाला सेगमेंट स्टार्ट कर दोगे। जब मैं मिनिमम प्राइस के डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा तो आप जो है वो सबसे पहले उसको ये बताओ कि तुम मिनिमम प्राइस के थ्रू जो है वो प्राइस तो बढ़ाने में कामयाब हो जाओगे, पर इस प्राइस के बढ़ने की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड क्वांटिटी डिमांड को एक्सीड करेगी, और मार्केट में जो एक्सेस सप्लाई होगा उसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इस सरप्लस का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस सरप्लस का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर मैं फार्मर्स के केस की बात करूं तो फार्मर्स वाले केस में गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस रखना पड़ता है कि अगर मिनिमम प्राइस के बढ़ने की वजह से कोई सरप्लस हुआ तो फिर वो हम खरीदेंगे, और हम वो खरीदेंगे और खरीद के जो है वो आपका रेवेन्यू स्टेबल करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है गवर्नमेंट की, क्योंकि फिर यही पैसा कहीं और भी तो लग सकता है। फिर आप उसको ये भी कह सकते हो कि यार अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक मार्केट डेवलप हो सकती है। अगर मैं बात करूं डीमेरिट गुड्स की, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या है कि ये माल जो है वो इलीगल सेल हो सकता है ब्लैक मार्केट्स में। क्योंकि जब ये इलीगल सेल होगा, इलीगल सेल होने का मतलब क्या है? भाई एक प्रोड्यूसर तो इस प्राइस पे खुश था ना, प्रोड्यूसर को इस प्राइस पे तो मसला ही नहीं था। आपने प्राइस बढ़ाई, बोला कि इस प्राइस से नीचे नहीं आ सकते, प्रोड्यूसर इलीगली लोअर प्राइस पे बेचेगा क्योंकि उसको लोअर प्राइस पे मसला ही नहीं था, वो तो खुश था। तो इलीगल सेलिंग होगी, लोअर प्राइसेस के ऊपर जो है वो माल बिक रहा होगा गवर्नमेंट से छुप के, और मिनिमम प्राइस का फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। एक और बहुत बड़ा मसला जो यहाँ पर हमारे सामने खड़ा हो जाता है वो ये हो जाता है कि डीमेरिट गुड की जब हम बात करते हैं ना, तो डीमेरिट गुड्स का जो मसला है वो ये है कि डीमेरिट गुड्स की जो डिमांड होती है ना वो इनइलास्टिक होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जो है वो प्राइस को बढ़ा के क्वांटिटी खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। क्वांटिटी कम से ही गिरेगी तो आपका इतना ज्यादा मसला हल नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? आप ये भी कह सकते हो कि यार अगर गवर्नमेंट को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट की, उसको सही नॉलेज नहीं है मार्केट की, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वो है, बेकार है, तो हो सकता है कि वो एक इनअफेक्टिव मिनिमम प्राइस लगा दे। और इनअफेक्टिव मिनिमम प्राइस किधर होता है? बिलो द इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर तुमने बिलो द इक्विलिब्रियम इस प्राइस को लगा दिया तो तुम्हारा मोटिव ही पूरा नहीं हुआ, घूम फिर के ये ऊपर ही आ जाना है। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस अगेन, यहाँ पर वही बात है, कितने पॉइंट्स लिखने। मेरा मशवरा 2 वर्सेस 2 का है विद डायग्राम, डायग्राम को आंसर से लिंक करेंगे। जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उन्हीं को प्रॉपर्ली इवेल्युएट कर रहे होंगे। यहाँ पर थोड़े नए पॉइंट्स भी आ सकते हैं, वो वाला सवाल थोड़ा डिफरेंट था, ये वाला सवाल थोड़ा डिफरेंट है। ये विद टाइम आपको चीजें समझ आ जाएंगी। हाँ, अगर आप कोई नया पॉइंट इवेल्युएशन में ले भी आते हो तो वो आपको पीनलाइज नहीं कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर इवेल्युएट करता हूँ कि मिनिमम प्राइस ओवरऑल जस्टिफाइड है या नहीं है, तो यहाँ पर येस नो वाला सिनेरियो तो बन ही नहीं रहा है। यहाँ पर येस नो वाला सिनेरियो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि गुड्स अलग हैं, मोटिव्स अलग हैं, अलग अलग मसले यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो आप डिपेंड्स पे कहानी डालोगे, आप कहानी किधर डालोगे? डिपेंड्स। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? सबसे पहली चीज, अगर आपने फार्मर्स की मदद के लिए ये लगाया है और प्राइस बढ़ा भी देते हो, तो प्राइस के बढ़ने से एग्रीकल्चरल गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो एग्रीकल्चरल गुड्स का जो सरप्लस होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा। सरप्लस नॉट दैट लार्ज, क्योंकि कंज्यूमर फिर भी शायद खरीदेगा हाई प्राइस पे, इतनी ज्यादा डिमांड कम नहीं होगी। दूसरा मसला, आप प्रोड्यूसर के लिए ये लगाओगे तो हो सकता है आपका प्रोड्यूसर इनएफिशिएंट हो जाए। तो बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप उसको मिनिमम प्राइस लगा दोगे फार्मर्स के लिए, और जो है वो उसको आप एक मदद करने के लिए भी आप लगा रहे हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर इनएफिशिएंट हो जाए। उसको पता है कि अगर मेरा सरप्लस हो भी जाता है तो गवर्नमेंट बार बार वो सरप्लस खरीद लेगी, और वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सही करने की कोशिश ही नहीं करेगा। सही है? तो प्रोड्यूसर इनएफिशिएंट हो जाएगा अगर आप फार्मर्स के केस में यहाँ पर बात कर रहे हो। सही है? अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि वेदर दी मिनिमम प्राइस इज अफेक्टिव और नॉट। सही है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अफेक्टिव और नॉट। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसी है। सही है? ये इस चीज पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसी है। क्लियर है ये चीज?
चलो इसको अगर मैं और अच्छे पॉइंट्स की तरफ जाऊँ ना, मेरे दिमाग में थोड़े और पॉइंट्स आए, 2 मिनट हो गए। देखो अफेक्टिव और नॉट वाला पॉइंट तो आप लिख सकते हो, बट इनएफिशिएंसी वाले पॉइंट से अच्छा ये पॉइंट है क्योंकि वो ऊपर भी आ चुका है। इफेक्टिव और नॉट वाला लिख सकते हो आप, वेदर इट इज अबव, इसको मैं सही से लिख देता हूँ ताकि आपको इवेल्युएशन में आसानी हो। आप लिख सकते हो वेदर इट इज अबव और बिलो द इक्विलिब्रियम। सही है, अगर अबव है तो ठीक है, अगर बिलो है तो इनफेक्टिव। और कोई पॉइंट अगर कोई बता दे। पुलिसिंग वाला पॉइंट बहुत अच्छा है भाई, पुलिसिंग हो रही है, मॉनिटर कर रहे हो, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो रहा है, लगाना तो आसान है, इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। सही है। और क्या लिख सकते हैं, आप लिखो डीमेरिट गुड्स के केस में क्या कोई बेहतर पॉलिसी अवेलेबल है? क्या एडवर्टाइजमेंट वाली पॉलिसी नहीं लग सकती? एडवर्टाइजमेंट, आप यहाँ पर प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन करो रादर देन आप उस पर मिनिमम प्राइस लगा के उसको फोर्स करो। आप यहाँ पर प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते थ्रू परसुएसिव और इन्फॉर्मेटिव मींस, और उसको नॉलेज दो इस बारे में। सही है। एक पॉइंट आप यहाँ पर और अच्छा लिख सकते हो कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसपे कोई रेवेन्यू नहीं है, इससे बेहतर टैक्स नहीं है, इससे बेहतर टैक्स नहीं है अगर आप डीमेरिट गुड्स की बात कर रहे हो, क्योंकि रेवेन्यू भी तो मिलेगा। तो आप उसको ये चीज बोलो कि देखो चाहे आप डीमेरिट गुड्स पे लगा लो या आप फार्मर्स के लिए लगा लो, दोनों केसेस में पैरेलल पॉलिसीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मर्स के लिए लगा रहे हो मिनिमम प्राइस, तो गवर्नमेंट को मिनिमम प्राइस लगाते हुए इस चीज का वादा करना पड़ेगा कि अगर कुछ मसला होता है तो हम फिर एक बफर स्टॉक स्कीम रन करेंगे जहां पर गवर्नमेंट जो है वो सरप्लस को खरीद लेती है और फिर मार्केट की प्राइस को स्टेबलाइज करती है और मैनेज करती है। और अगर तुम इसको डीमेरिट गुड्स के लिए लगा रहे हो तो डीमेरिट गुड्स के लिए सिर्फ मिनिमम प्राइस का कोई काम नहीं है, साथ में तुम्हें एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये मिनिमम प्राइस एक ऐसी पॉलिसी है जो कि अकेले काम नहीं कर सकती, सबसे ज्यादा बुराई इसकी है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि अकेले काम नहीं कर सकती, इसके साथ आपको कोई और पॉलिसी लाजमी तौर पे चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो ये हमारा सेक्शन बी था मार्च 23 का, जो हमने डिस्कस अभी कर लिया है।